नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। मोदी ने पलट दिया खेल, पाक को फोड़ने बॉर्डर पर ट्रंप ने भेजा सबसे घातक हथियार। मुनीर हाफिज अब तो गए। मुस्लिम देशों की जमीन से पीएम मोदी की दहाड़, उधर ट्रंप भी गरज उठे। अब वो होगा जो किसी ने सोचा ना था। मोदी के उड़ते टैंकों से पाकिस्तान में मचा हुआ है कोहराम। घबराया मुनीर, भागा भागा कहां जाने का बना रहा है प्लान। और मुस्लिम देश में जय श्री राम, विदेशी संसद में वंदे मातरम। पीएम मोदी के विदेश दौरे से आई वो तस्वीरें जो गर्व से आपको भर देंगी। मुस्लिम देशों में जाकर मोदी ने बजाया भारत का डंका। उधर विदेशी जमीन पर फिर राहुल गांधी ने ब्लंडर कर दिया है। सोनिया राहुल पर संसद से सड़क तक भयंकर बवाल मचा। उधर कांग्रेस के नेता ने क्या बड़ा कांड कर दिया, पूरी इंडी फंस गया। इधर हवा खराब, उधर कोहरे की मार। मौसम की डबल स्ट्राइक से भागते लोगों पर अब कौन सी नई आफत आ गई, यह भी आपको बताऊंगा। साथ ही बागेश्वर बाबा का सबसे बड़ा राज खुल गया है। कैसे खोलते हैं पर्ची, कौन बताता है, सब सामने आ गया है। आपको बताएंगे आज। हवा में टंगा स्टेडियम, गोल्ड की 5 स्टार ट्रेन, कहां अलग ही दुनिया वाले काम चल रहे हैं, आज आप देखेंगे पाठशाला में। 1 सेकंड में लाखों फिल्में डाउनलोड कर लीजिए। तूफानी स्पीड वाला ऐसा इंटरनेट आया जिसे देखकर होश उड़ जाएंगे आप। और अंत में सोचा है कभी, माथे के तिलक पर चावल ही क्यों लगाते हैं? गेहूं, दाल, बाजरा या कोई दूसरा अन्न क्यों नहीं लगाते हैं? यह आपको दिखाऊंगा। पाठशाला की पहली क्लास यानी कि फर्स्ट चैप्टर, मोदी ने पलट दिया खेल, पाकिस्तान को फोड़ने बॉर्डर पर ट्रंप ने भेजा सबसे घातक हथियार। मुनीर हाफिज अब तो गए। मुस्लिम देशों की जमीन से पीएम मोदी की दहाड़, उधर ट्रंप भी गरज उठे। अब वो होगा जो किसी ने सोचा ना था। मोदी के उड़ते टैंकों से पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। घबराया मुनीर, भागा भागा कहां जाने का प्लान बना रहा है। यही आज फर्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मुस्लिम देशों के दौरे पर हैं और वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं उसे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के इस विदेशी दौरे के बीच ऐसा खेल पलट गया है कि जो ट्रंप मुनीर को बिरयानी खिला रहे थे, अब कह रहे हैं कि गोली खा। आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को फोड़ने के लिए ट्रंप ने बॉर्डर पर कौन सा सबसे घातक हथियार भेज दिया है। नरेंद्र मोदी के उन उड़ते टैंक्स के बारे में आपको बताऊंगा जिसे देखकर पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। और इसे देखकर मुनीर घबराकर कहां जाने का प्लान बना रहा है, इस पर पाठशाला की पहली क्लास में आपको रिपोर्ट दिखा दूं। मोदी ने पलट दिया पूरा गेम। मुनीर को फोड़ने ट्रंप ने भेजा सबसे घातक हथियार। पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल मुनीर सपना देख रहा था कि ट्रंप से नजदीकी बढ़ाकर और अमेरिकी राष्ट्रपति से दोस्ती का फायदा उठाकर वो पाकिस्तान का नया तानाशाह बन जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मुनीर का पूरा खेल पलट दिया। आप देखिए, जो मुनीर ट्रंप को खुश करने के लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहा था, उसी मुनीर और पाकिस्तान को फोड़ने के लिए ट्रंप ने मोदी के लिए अपना सबसे घातक हथियार भेज दिया है। अमेरिका में बने अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर के फाइनल बैच के 3 हेलीकॉप्टर भारत पहुंच गए।
इन तीनों हेलीकॉप्टर को लेकर एंटोनोव 124 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट की मदद से गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतारा गया। भारत को अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी होने से मुनीर के क्यों पसीने छूट रहे हैं, इसको समझना मुश्किल नहीं है। दरअसल अपाचे हेलीकॉप्टर को पूरी दुनिया में फ्लाइंग टैंक के नाम से भी जाना जाता है। इन हेलीकॉप्टर्स को अमेरिकी सेना की भी रीढ़ माना जाता रहा है और अमेरिका ने कई देशों में ऑपरेशंस के दौरान इनका इस्तेमाल किया है। और इसकी वजह है अपाचे हेलीकॉप्टर में लोड किए गए घातक और एडवांस हथियार जो दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों, बंकरों और एयर डिफेंस सिस्टम को पलक झपकते ही तबाह करने का दम रखते हैं। युद्ध का मैदान चाहे रेगिस्तान हो या फिर दुर्गम पहाड़ी इलाके, दिन हो या रात, अपाचे हेलीकॉप्टर हर मौके पर दुश्मन का काल साबित होता है। अपाचे हेलीकॉप्टर की खूबियों की बात कर लें तो अपाचे हेलीकॉप्टर में 30 mm की ऑटोमेटिक चेन गन लगी होती है जो चलते फिरते दुश्मन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाती है। इसमें हाइड्रा 70 रॉकेट सिस्टम लगे हैं जो पहाड़ी इलाकों में भी टारगेट पर सटीक निशाना साध सकते हैं। इसमें हेलफायर जैसी एंटी टैंक मिसाइलें फिट होती हैं जो टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर देती हैं। अपाचे में लगे रॉकेट पॉड्स से दुश्मन के ठिकानों पर भारी बमबारी की जा सकती है। नाइट विजन और एडवांस टारगेटिंग सिस्टम के दम पर यह दिन रात और किसी भी मौसम में ऑपरेशन कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स के पास तो पहले से ही 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की मजबूत फ्लीट है ही। अब अमेरिका से 3 अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने के बाद भारतीय सेना के पास भी अब 6 अपाचे हेलीकॉप्टर की फ्लीट तैयार हो जाएगी। 3 अपाचे हेलीकॉप्टर्स का पहला बैच इसी साल जुलाई में भारत पहुंचा और अब 3 और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भारत पहुंच चुके हैं। इस डिलीवरी के साथ ही 6 अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए हुई 5,691 करोड़ की डील पूरी हो गई है। इस डील पर फरवरी 2020 में मोहर लगी थी। पिछले हफ्ते पीएम मोदी की ट्रंप से फोन पर हुई बातचीत के बाद अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी को भारत और अमेरिका के बीच मजबूत हो रही डिफेंस पार्टनरशिप का संकेत माना जा रहा है। अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी होने पर भारत में अमेरिकी राजदूत ने ट्वीट किया। अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के ज्वाइंट स्टेटमेंट के मुताबिक भारतीय सेना के लिए लेटेस्ट अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर का आना भारत और अमेरिका के बीच बड़ी डिफेंस पार्टनरशिप की ओर एक और कदम है। ये माइलस्टोन भारत और अमेरिका के बीच भरोसेमंद और तेजी से बढ़ती डिफेंस पार्टनरशिप को दिखाता है और भारत अमेरिका के बीच हुए कमिटमेंट को पूरा करता है। अपने लेटेस्ट कैपेबिलिटी के साथ अपाचे रीजनल सिक्योरिटी के हमारे शेयर्ड विजन को मजबूत करता है और क्रो प्रोडक्शन, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज में सहयोग को मजबूती देता है। मुनीर की टेंशन इसीलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि अमेरिका में सबसे घातक माने जाने वाले अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की नई खेप को भी पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा, जिसके लिए पहले ही राजस्थान के जोधपुर में अपाचे को ऑपरेट करने के लिए 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन एक्टिव हो चुकी है और राजस्थान में पाकिस्तान की सेना पर तैनाती के लिए अमेरिका से मिले अपाचे हेलीकॉप्टर्स का रंग भी रेत जैसे रखा गया है, जिससे पाकिस्तान को इसकी तैनाती वाली जगह की भनक तक नहीं लग पाएगी। मुनीर का बीपी इस वजह से भी हाई है क्योंकि अमेरिका ने ऐसे वक्त में भारत को अपने सबसे घातक हथियार की डिलीवरी की है जब ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के इवेंट पर हुए आतंकी हमले से ट्रंप भड़के हुए और ट्रंप ने कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद की ताकतों और इन्हें बढ़ावा देने वाले देशों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया है और दुनिया के सभी देशों से इस युद्ध में साथ खड़ा होने की अपील की। इधर ट्रंप ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया तो पीएम मोदी ने मुनीर और पाकिस्तान का वो रास्ता भी बंद कर दिया जिस पर चलकर मुनीर हर बार भारत के खिलाफ आतंक की साजिश को अंजाम देने के बाद छुपने की जगह ढूंढता फिरता है। पीएम मोदी इन दिनों
3 मुस्लिम देशों के दौरे पर हैं। सबसे पहले पीएम मोदी जॉर्डन पहुंचे, जहां क्राउन प्रिंस सारे प्रोटोकॉल तोड़कर खुद पीएम मोदी को छोड़ने एयरपोर्ट पहुंचे और तब तक रनवे पर खड़े रहे जब तक पीएम मोदी प्लेन में चढ़ नहीं गए। इसी तरह इथियोपिया में भी खुद वहां के प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को रिसीव करने पहुंचे। लेकिन जिस तरह पहले जॉर्डन और फिर इथियोपिया में पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मुस्लिम देशों का समर्थन मांगा, उससे पाकिस्तान में हड़कंप मचा। सुनिए आतंकवाद पर पीएम मोदी ने जॉर्डन और इथियोपिया में क्या कहा। वैश्विक स्तर पर भी हम करीबी संपर्क में रहे हैं। गाजा पर शुरुआत से ही आपकी बहुत सक्रिय और सकारात्मक भूमिका रही है। हम सभी की आशा है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। आतंकवाद के विरुद्ध हमारा साझा और स्पष्ट रुख है। आपके नेतृत्व में जॉर्डन ने आतंकवाद, उग्रवाद और रेडिकलाइजेशन के खिलाफ पूरी मानवता को एक सशक्त और रणनीतिक संदेश दिए हैं। पाठशाला में अब अगली क्लास यानी कि अगला चैप्टर, मुस्लिम देश में जय श्री राम, विदेशी संसद में वंदे मातरम, पीएम मोदी के विदेश दौरे से आई वो तस्वीरें जो गर्व से भर देंगी। मुस्लिम देशों में जाकर मोदी ने भारत का डंका बजा दिया। उधर विदेशी जमीन पर फिर राहुल गांधी ने क्या ब्लंडर कर दिया है, आज आपको दिखाने वाले हैं। पाकिस्तान के मुनीर भले ही ट्रंप की शरण में चले गए, लेकिन पीएम मोदी उसे छोड़ने वाले कहां हैं? क्योंकि अब भारत का जलवा देखिए कि मुस्लिम देशों में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, विदेशी संसद में वंदे मातरम गूंज रहा है। 6 मिडिल ईस्ट देशों के ताकतवर संगठन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अहम देश पीएम मोदी के साथ बड़ी बड़ी डील करने वाले हैं। मुस्लिम देश के क्राउन प्रिंस खुद पीएम मोदी के लिए कार का ड्राइवर बन जाता है, यानी कि पीएम मोदी ने डंका बजा दिया है। लेकिन उधर राहुल गांधी को देखिए, वो भी विदेशी दौरे पर हैं, जर्मनी में है। लेकिन राहुल गांधी के जर्मनी दौरे से क्या नया बवाल मच गया है? पीएम मोदी और राहुल गांधी के विदेश दौरे पर क्या क्या हो रहा है, पाठशाला की यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। एक तरफ पीएम मोदी का विदेश में डंका बज रहा है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के विदेश दौरे पर देश में नया बखेड़ा खड़ा हो गया। एक तरफ पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है, दूसरे देश भी भारत की आर्थिक ताकत का लोहा मान रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी विदेशी धरती से देश की अर्थव्यवस्था की खामियां गिरा रहे हैं। राहुल गांधी ने जर्मनी जाकर ऐसा क्या कह दिया कि विवाद खड़ा हो गया, ये आपको बताऊं उससे पहले देखिए कि कैसे विदेश में पीएम मोदी का डंका बज रहा है। ये तस्वीरें पीएम मोदी को मिले सर्वोच्च सम्मान की है। अपने पहले ही दौरे पर अफ्रीकी देश इथियोपिया ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेटर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया है। अब तक 28 देश पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुके हैं। अभी अभी मुझे ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया के रूप में इस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। विश्व की अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं सभी भारतवासियों की ओर से इस सम्मान को पूरी विनम्रता और कृतज्ञता से ग्रहण करता हूं। इथियोपिया ने पीएम मोदी के सम्मान में कोई कमी नहीं रखी। जब पीएम मोदी इथियोपिया पहुंचे थे तो खुद इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट गए। गाजे बाजे के साथ पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ। इसके बाद की तस्वीरें तो और हैरान करने वाली थी।
इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने खुद कार चलाकर पीएम मोदी को एयरपोर्ट से होटल तक लेकर गए। रास्ते में उन्होंने पीएम मोदी को साइंस म्यूजियम और फ्रेंडशिप पार्क भी दिखाया। इससे पहले मुस्लिम देश जॉर्डन के दौरे पर भी पीएम मोदी के प्रति ऐसा ही सम्मान दिखा था। पीएम मोदी को जॉर्डन का म्यूजियम दिखाने के लिए खुद जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला कार चला रहे थे। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस प्रॉफेट मोहम्मद के वंशज हैं और उनकी 42वीं पीढ़ी के हैं। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस खुद कार चलाकर पीएम मोदी को एयरपोर्ट तक छोड़ने भी आए थे। ये तस्वीरें देखिए, एक मुस्लिम देश का भावी शासक प्रधानमंत्री मोदी को ड्रॉप करने आया। इतना ही नहीं, जॉर्डन के क्राउन प्रिंस तो रनवे पर तब तक खड़े थे जब तक पीएम मोदी प्लेन में चढ़ नहीं गए। फिर ऐसा ही स्वागत इथियोपिया में भी हुआ। आप देखिए, इथियोपिया में पीएम मोदी के स्वागत में बड़े बड़े बैनर लगे थे। पीएम मोदी जब होटल पहुंचे तो भारतीय पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत हुआ। इथियोपिया के पीएम ने नरेंद्र मोदी के सम्मान में जो डिनर आयोजित किया, इसमें इथियोपिया गायकों ने वंदे मातरम की मधुर प्रस्तुति दी। इस मौके पर खुद पीएम मोदी ने हाथ ऊपर करके तालियां बजाई। पीएम मोदी को इथियोपिया की संसद को संबोधित करने का भी अवसर मिला। पीएम मोदी जब इथियोपिया की संसद पहुंचे तो काफी देर तक वहां के सांसद पीएम मोदी के स्वागत में तालियां बजाते रहे। पीएम मोदी ने जब इथियोपिया की संसद को संबोधित किया तो भाषण खत्म होते ही सभी सांसदों ने खड़े होकर पीएम मोदी के लिए तालियां बजाई। पीएम मोदी के लिए इथियोपिया ने ये जो प्यार और सम्मान जताया वो इसलिए भी है क्योंकि कोविड जैसे मुश्किल वक्त में भारत ने इथियोपिया को वैक्सीन भेजकर मदद की थी। मुश्किल वक्त में की गई इस मदद ने कूटनीतिक रिश्तों को भी मजबूत कर दिया। इतना कि जब पीएम मोदी इथियोपिया का दौरा कर लौटने लगे तो फिर से इथियोपिया के पीएम ने उन्हें अपनी कार से एयरपोर्ट तक छोड़ा। इथियोपिया के पीएम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 की बैठक में मिले थे। तब इथियोपिया के पीएम ने उन्हें न्योता दिया था और उसी न्योते के 24 दिन के अंदर ही पीएम मोदी ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के लिए इथियोपिया पहुंच गए। पीएम मोदी का इथियोपिया दौरा इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि चीन भी अफ्रीका में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा है। जॉर्डन और इथियोपिया के बाद पीएम मोदी मुस्लिम देश ओमान की यात्रा पर है। भारत और ओमान के राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे होने पर यह यात्रा हो रही है। उम्मीद है कि इस यात्रा के दौरान भारत और ओमान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। इससे दोनों देशों का व्यापार बढ़ेगा। टैरिफ के बीच भारत को नया मार्केट मिलेगा। इधर विदेशों में 3 देशों की यात्रा पर हैं, उधर राहुल गांधी भी विदेश यात्रा पर हैं। राहुल गांधी 15 दिसंबर से जर्मनी के दौरे पर हैं। राहुल गांधी जर्मनी में ऑटोमोबाइल कंपनी BMW प्लांट का दौरा किया। इस प्लांट में राहुल गांधी एक बाइक पर बैठे देखे। कहा जा रहा है कि BMW और TVS ने पार्टनरशिप में 450 सीसी की ये एडवेंचर बाइक बनाई। BMW प्लांट से ही राहुल गांधी ने ऐसा बयान दे दिया कि देश में बवाल मच गया। जर्मनी से राहुल गांधी ने जब देश के आर्थिक ढांचे की कमियां गिनाई तो देश में सियासी विवाद हो गया। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी विदेश से देश को अपमानित कर रहे हैं। सुनिए कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डेटा गिनाकर बीजेपी राहुल गांधी को जवाब दे रही है। बार बार राहुल गांधी जी का इस प्रकार विदेश जाना और विदेश की भूमि से भारत को अपमानित करना और भारत के विरोध में बोलना कहीं न कहीं दिखाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के मन में किस प्रकार की भावना भारतवर्ष को लेकर है। पाठशाला में अगली क्लास जिसमें अब आपको दिखाऊंगा सोनिया राहुल पर संसद से सड़क तक भयंकर बवाल। उधर कांग्रेस के नेता ने क्या बड़ा कांड कर दिया कि पूरा इंडी फंस गया है।
कल नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी राहुल गांधी को राहत मिली थी और यह राहत मिलते ही आज कांग्रेस ने सड़कों पर हल्ला बोल दिया। संसद से लेकर सड़क तक भयंकर बवाल मचाया कांग्रेस ने। जगह जगह कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। भले ही राहुल सोनिया को कोर्ट से सिर्फ राहत मिली, कोई क्लीन चिट नहीं मिली है, फिर भी कांग्रेस माहौल बनाने में जुट गई है। जैसे क्लीन चिट कांग्रेस को मिल गई, सोनिया राहुल को क्लीन चिट मिल गई। लेकिन इस बीच कांग्रेस के एक नेता ने ऐसा कांड कर दिया कि कांग्रेस ही नहीं, पूरा इंडी गठबंधन फंस गया। ये सब कैसे हुआ वो अब आपको दिखाता हूं पाठशाला की सिर्फ। नेशनल हेराल्ड पर कांग्रेस का हंगामा। देखिए, हमने बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है। उधर राहुल गांधी जर्मनी पहुंचे, इधर कांग्रेस ने कर दिया नया कांड। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला। पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे कांग्रेस? संसद में भी हुए एक से बढ़कर एक कांड। कोई दे रहा राजनीतिक धमाके की धमकी। 19 दिसंबर को कोई एक बड़ा विस्फोट राजनीतिक होने वाला है। कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल करना कोई नई बात नहीं। कांग्रेस के नेता अक्सर ऐसे बयान देते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती है और फिर उन बयानों से कांग्रेस की किरकिरी हो जाती है। नेशनल हेराल्ड मामले पर कोर्ट के फैसले से कांग्रेस को खुश होने का मौका मिला। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया। संसद में प्रियंका वाड्रा तक ने मोदी सरकार को घेरा। देखिए, हमने बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है। सच्चाई है, इसको घसीट के आगे ले जा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। वो जो अब मुझे याद नहीं है कि कौन से उसमें बनती है, वो जो कंपनी है उसमें कोई पैसे निकाल ही नहीं सकता, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये स्पष्ट है, सबको मालूम है, सबको मालूम है, न्यायपालिका को भी मालूम है और सत्य निकलेगा, सच्चाई निकलेगी। नेशनल हेराल्ड केस पर कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही। ये अलग बात है कि कोर्ट की तरफ से गांधी परिवार को कोई भी राहत नहीं मिली है और ना ही केस की मेरिट पर कुछ कहा गया है। लेकिन कांग्रेस भी खुश है और सरकार को घेर रही। कल संसद में हंगामा किया तो आज देश भर में ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया। नेशनल हेराल्ड केस पर कांग्रेस के इस हंगामेदार प्रोटेस्ट के बीच कांग्रेस की सेल्फ गोल वाली आदत फिर से उभर आई, वो भी ऐसे समय में जब राहुल गांधी जर्मनी में हैं। जर्मनी से राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमले कर रहे हैं और इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने एक ऐसा सेल्फ गोल कर दिया जिसकी उम्मीद कांग्रेस को भी नहीं रही। पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर पर ऐसी बात कह दी जिससे कांग्रेस फंस गई। सरकार को घेरते घेरते कांग्रेस खुद घिर गई। पहले सुनिए पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कहा। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। तर कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा बठिंडा असेल किंवा सिरसा असेल तिथं पाडायची शक्यता असल्यामुळं आपलं कम्प्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं। ऑपरेशन सिंदूर मध्ये पाहिलं की मिलिटरीची 1 किलोमीटर सुद्धा कुठे हालचाल झाली नाही। 2-3 दिवस झालं ते फक्त हवाई युद्ध झालं, मिसाईल युद्ध झालं। आता पुढची युद्ध तशीच होणार आहेत। मग आपल्याला 12 लाख आर्मी ठेवायची काय गरज आहे का? मग त्यांच्याकडे दुसरं काहीतरी काम करू शकतो। जिस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सेना ने पाकिस्तान को बुरी तरह से ठोका, पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह किए, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद किया और इन सब की तस्वीरें और वीडियो सेना ने खुद जारी की। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान उस ऑपरेशन सिंदूर को भारत की हार बता रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान ने अपने बयान से बीजेपी को बैठे बिठाए मौका दिया। राष्ट्रवाद और सनातन बीजेपी की पिच है और पृथ्वीराज चौहान ने तो फुल टॉस डाल दी। नतीजा क्या हुआ वो आप सुनिए। ये भारत की हार बोलने वाले ये पाकिस्तान की जीत चाहते हैं क्या?
पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, भारत के खिलाफ बात करते हैं। ये काय के भारतीय है, ये काय की देशभक्ति है, ये काय की राष्ट्रभक्ति है? ये तो देशद्रोह है, ये देश से गद्दारी है, देश से बेईमानी है। जनता उनको सबक सिखाएगी। और जो वो मोदी जी के बारे में बोलते हैं कि कब्र खोदेंगे, तो उनकी कब्र ये देश की जनता खुद ब खुद खोदेगी। सेना के शौर्य पर किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। जो लोग सेना के शौर्य को अपमानित करते हैं वो कभी देश हित की बात सोच ही नहीं सकते। विपक्ष और कांग्रेस की एक आदत सी बन गई है कि देश को अपमानित करना। पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर पर जो बात कही उस पर बीजेपी ने हल्ला बोल दिया। सीधे कह दिया कि भारत के हार बोलने वाले लोग क्या पाकिस्तान की जीत चाहते हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भारत के पराजित होने की बात कही। ये आसानी से गले उतरने वाली बात नहीं है और इस बयान पर कांग्रेस नेताओं से कुछ बोलते नहीं बन रहा। सुनिए प्रियंका वाड्रा। पृथ्वीराज चौहान जी ने जो बयान दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पहले दिन ही भारत की डिफीट हो गई। हम 2 दिन का लिमिटेड टाइम देखा नहीं, अभी मैं देख के बताता हूं। पृथ्वीराज चौहान के बयान से प्रियंका वाड्रा बचती दिख रही हैं, कह रही हैं अभी सुना नहीं। अरे भाई, जिस बयान से पूरे देश में हंगामा मच गया हो वो बयान सुना कैसे नहीं आपने? पृथ्वीराज चौहान के विवादित बयान पर कांग्रेस फंसी तो उधर इंडी गठबंधन के सहयोगियों ने इससे किनारा कर लिया। उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन की पार्टी ने तो सीधे कह दिया कि पृथ्वीराज चौहान ने जो कहा था वो गलत कहा। पाठशाला में अगला चैप्टर, जिसमें अब आपको दिखाऊंगा इधर हवा खराब उधर कोहरे की मार, मौसम की डबल स्ट्राइक से भागते लोगों पर अब कौन सी नई आफत आ गई। आधा दिसंबर बीत गया है लेकिन मौसम की करवट का पता नहीं चल पा रहा है। ठंड, कोहरा, शीतलहर और बर्फबारी, कुदरत का ऐसा चौतरफा अटैक हुआ है कि लोग हर तरफ फंसे हुए हैं। रही सही कसर प्रदूषण ने पूरी कर दी है। दिल्ली में प्रदूषण ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। उधर भारत में बढ़ते प्रदूषण पर कल संसद में चर्चा भी हुई, लेकिन प्रदूषण के साथ बढ़ते कोहरे ने भी लोगों को परेशान करके रखा हुआ है, जिसके बाद लोग ताजी हवा की तलाश में पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं। लेकिन पहाड़ों पर भी आफत आ रखी। एक साथ इतने लोग पहुंच गए कि ट्रैफिक जाम से जंजाल में वो फंसे हुए। जो लोग ट्रैफिक जाम से बचकर निकल गए हैं वो हादसों के शिकार हो रहे हैं। कई जगह हादसे हुए। भीषण ठंड आने से पहले मैदान से लेकर पहाड़ तक लोग कैसे परेशान हो रहे हैं, उसकी एक रिपोर्ट देखिए। न हाड़ कंपा देने वाली ठंड है, न शरीर जमा देने वाली गलन। इसके बाद भी पूरे उत्तर भारत में हाहाकार मचा हुआ है। हाईवे पर ऐसा कोहरा है कि हेडलाइट जलाकर चलने वाली गाड़ियां भी हादसे का शिकार हो रही हैं। एक तरफ कोहरा और दूसरी तरफ प्रदूषण, लोगों पर डबल आफत आ गई है। सबसे बुरा हाल तो दिल्ली का है, जहां कोहरे और धुंध की दोहरी मार पड़ रही है। गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी पूरी दिल्ली हांफ रही है, खांस रही है। ऐसा लग रहा है जैसे घने कोहरे में दिल्ली लापता हो गई है। दिल्ली की धुंध की हैरान करने वाली तस्वीर देखिए। एक क्रिकेट मैच के दौरान ग्राउंड पर इतनी धुंध छा गई कि बल्लेबाज को बाउंड्री ही नहीं दिख रही थी। दिल्ली में इसी लो विजिबिलिटी की वजह से आज 10 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की गईं। कई फ्लाइट देर से उड़ी। सोमवार और मंगलवार को 228 फ्लाइट्स कैंसिल की गई थीं। आज दिल्ली में 25 ट्रेनें भी अपने टाइम से लेट चलीं, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। कोहरा और प्रदूषण तो दिल्ली वालों के लिए डबल चैलेंज बना हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। वजीरपुर और जहांगीरपुरी में सबसे ज्यादा AQI लेवल दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में रहा। आज भी AQI जो है वो वेरी पुअर कैटेगरी में बना हुआ है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर भी नज़र आ रही है। फिलहाल आपको अब सड़कों का हाल दिखाते हैं कि इस वक्त सुबह में आप देखिए कि आपको घना स्मॉग जो है वो देखने को मिल रहा होगा। वहीं दिल्ली में सख्त एक्शन लेने की तैयारी में दिल्ली सरकार नज़र आ रही है, क्योंकि जिसके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है उसे ना तो पेट्रोल ना ही डीजल दिया जाएगा। वहीं कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल लेकर आने वाले ट्रक है उस पर पूरी तरह से बैन किया गया है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम दिल्ली में
पे नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि ग्रैप 4 स्टेज लागू है। उसके अलावा दिल्ली से बाहर के B6 जो है BS6 कैटेगरी से कम के निजी वाहनों के एंट्री पर भी रोक लगाई गई है। इस वक्त अगर दिल्ली के AQI की बात करें तो 329 है। वहीं दिल्ली के ऐसे बहुत से इलाके हैं जैसे रोहिणी, जहांगीरपुरी हो, विवेक विहार, आनंद विहार, यहाँ पर स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है क्योंकि AQI जो है वो इस वक्त यहाँ पर 350 से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली में भले ही प्रदूषण पिछले 2 दिनों के मुकाबले कम दर्ज किया गया है, लेकिन आने वाले समय में राहत की उम्मीद कम ही नजर आ रही है क्योंकि हवा की रफ्तार बहुत कम है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्थिति में सुधार होने में अभी बहुत वक्त लगेगा। दिल्ली सरकार के सामने भी प्रदूषण कम करना बड़ा चैलेंज बन गया है, इसलिए अब धुंध में गायब होती दिल्ली में ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है, जिसके तहत 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम, बड़ी कमर्शियल BS4 गाड़ियों की एंट्री पर रोक, किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन पर रोक, कचरा और ईंधन जलाने पर प्रतिबंध, डीजल जनरेटर, ईंट भट्टे पर रोक लगा दी गई है। इस प्रदूषण से बचने के लिए लोग पहाड़ों की तरफ भाग रहे हैं तो वहां भी मुसीबत आ गई। दिल्ली NCR में दम घोंटू हवा ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, तो ताजी हवा की तलाश में निकले लोग पहाड़ों पर फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति की हैं। देखिए, मैदानी इलाकों से आई गाड़ियों की कतार लगी हुई है। यहाँ आया हर शख्स पहाड़ पर ताजी बर्फ के बीच खुलकर सांस लेने आया है, लेकिन जब एक साथ सैकड़ों गाड़ियां पहाड़ पर पहुंची तो ट्रैफिक जाम लग गया। इस वक्त ना कोई त्योहार है, ना न्यू ईयर आया है, ना ही लोगों की लंबी छुट्टी है, फिर भी लोग पहाड़ों का रुख इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैदानी इलाकों में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मंगलवार और बुधवार को रोहतांग दर्रा सड़क की मरम्मत के चलते बंद रखा गया। इस वजह से ज्यादातर टूरिस्ट ग्राम्फू की तरफ जा रहे थे, जिससे 1.5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति और ऊंचे पहाड़ों को छोड़ दें तो अभी निचले पर्यटन पॉइंट्स पर बर्फबारी नहीं हुई है। यही वजह है कि बर्फ देखने की चाहत में पर्यटक रोहतांग पास, ग्राम्फू, कोकसर और शिंकुला दर्रा का रुख कर रहे हैं। जो लोग यहां तक पहुंच गए हैं उनकी तो बल्ले बल्ले हैं, लेकिन जो लोग पीछे छूट गए हैं उनके साथ तो स्कैम हो रहा है, क्योंकि इस वक्त पर्यटकों की बर्फ में मस्ती करने वाली जिद का फायदा उठाने वाले भी नहीं चूक रहे हैं। मनाली से आई हैरान करने वाली तस्वीर देखिए, जहां चारों तरफ पहाड़, गाड़ियों की कतार और बीच में बर्फ का छोटा सा टूरिस्ट स्पॉट। बर्फ के छोटे से टुकड़े पर फिसलने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है और यहाँ पर पर्यटकों से मनमाफिक वसूली भी हो रही है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि मनाली में टूरिस्टों के साथ स्नो स्कैम किया जा रहा है। आज यहाँ पर जो बर्फ देख रहे हैं उस बर्फ को भी ऊपरी दर्रे से यहाँ लाया गया है। उसके बाद स्नो गेम्स के नाम पर वसूली की जा रही है। कहीं बर्फ देखने की चाहत में लोग फंसे हुए हैं तो कहीं बर्फ के नाम पर स्कैम हो रहा है, और जो लोग बर्फ के बीच पहुंच चुके हैं वो अलग ही आफत में फंस गए हैं। देखिए, बर्फ के साथ जिसने भी ज्यादा मस्ती करने की कोशिश की वो मुसीबत में फंस गया। मैदानी इलाकों से पहाड़ों पर आए लोगों के सामने सबसे बड़ी मुसीबत ड्राइविंग बनी हुई है। एक तो पहाड़ी इलाका और दूसरी ओर बर्फबारी। सड़कों पर बर्फ जमने के बाद इतनी चिकनी हो गई है कि पहिए सड़क पर जम ही नहीं रहे हैं, जिसके बाद कई लोगों की जान आफत में है। हादसे की तस्वीरें डलहौजी की हैं। यहाँ अभी ज्यादा बर्फबारी भी नहीं हुई है, लेकिन जब एक टेम्पो ट्रेवलर ढलान पर आया तो कंट्रोल से बाहर हो गया, जिसके बाद लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कूदना शुरू कर दिया। वो तो गनीमत रही कि पेड़ की वजह से टेम्पो ट्रेवलर खाई में नहीं गिरा। न्यू ईयर से पहले शिमला पहुंचने वालों की भी कमी नहीं है। जो लोग ये सोच कर आए थे कि अभी भीड़ नहीं मिलेगी, उन्हें उल्टे पैर वापस लौटना पड़ रहा है। और आगे बढ़े उससे पहले बात न्यूज की पाठशाला को मिले एक और अवार्ड की। एक हफ्ते के अंदर न्यूज की पाठशाला को दूसरा बड़ा अवार्ड मिला है। पहले ENBA अवार्ड्स में धमाकेदार परफॉर्मेंस और अब ITA अवार्ड्स में न्यूज की पाठशाला का डंका बजा है। ITA अवार्ड्स में पाठशाला को बेस्ट न्यूज शो का अवार्ड मिला है। साल दर साल लगातार पब्लिक के बीच न्यूज की पाठशाला पहली पसंद बनी हुई है। पिछले साल भी न्यूज की पाठशाला को ITA अवार्ड मिला था। ये पिछले 2 साल में तीसरा अवार्ड है पाठशाला और मेरे लिए, तो ये एक तरीके से वैलिडेशन है, क्योंकि ITA एक बड़ा प्रतिष्ठित सम्मान है। तो
बार बार पाठशाला को ये सम्मान मिलना बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम का, ये साबित करता है कि हम जो एक पूरी टीम के तौर पर मेहनत कर रहे हैं वो बहुत कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। दर्शकों का प्यार तो मिलता ही है, ऐसे अवार्ड बीच बीच में मिल जाते हैं तो अच्छा लगता है। साथ ही टाइम्स ग्रुप जो है वो भारत का सबसे पुराना जो मीडिया संस्थान है, 100 साल से ज़्यादा की लेगेसी है हमारे पास, और इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप ऐसे ग्रुप में काम कर रहे हों तो वो जो प्रतिष्ठा है, वो परंपरा है, वो जो अनुशासन है, वो जो सम्मान इतने सालों में 100 साल से ज़्यादा में टाइम्स ग्रुप ने कमाया है, हम उसको आगे लेकर जाएं। तो पाठशाला वो कर पा रहा है। ये अवार्ड उसके बारे में एक और वैलिडेशन आप कह सकते हैं, या एक और मुहर लगती है उसकी। बाकी सबसे बड़ी मुहर तो पब्लिक का प्यार है जो मिल ही रहा है। और अब आपको लेकर चलते हैं सुशांत सिन्हा के पास, जो आपके लिए लाए हैं पाठशाला के वो चैप्टर जिसे आप सभी दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। ये वो चैप्टर है जिसे दर्शकों ने फिर से देखने की इच्छा जाहिर की। और पाठशाला में अब अगला चैप्टर जिसमें आज आपको दिखाऊंगा बागेश्वर बाबा का सबसे बड़ा राज खुल गया। कैसे खोलते हैं पर्ची, कौन बताता है कान में सर, आ गया है सामने। बागेश्वर बाबा का झोला खुला और फिर वो निकला जिसे देखकर सब हैरान रह गए। अब इसका चैप्टर भाई, बागेश्वर बाबा पिछले 3-4 साल में बहुत तेजी से उनका ग्राफ आगे बढ़ा है। अध्यात्म और धर्म के मार्ग पर बागेश्वर बाबा जितनी तेजी से आगे बढ़े हैं वो हैरान करने वाला है। और बागेश्वर बाबा से जुड़ी कई बातें ऐसी हैं जिस पर अब भी लोग चर्चा करते हैं। बागेश्वर बाबा को कई बार चैलेंज किया गया, बागेश्वर बाबा पर कई तरह के आरोप लगाए गए, कई लोगों ने बागेश्वर बाबा के खिलाफ केस तक किए, अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगे। लेकिन इन सारे आरोपों का जवाब बागेश्वर बाबा देते रहे और दे चुके। जिन लोगों ने कहा कि ये सब ऐसे ही फर्जीवाड़ा है, वो कभी इसको साबित नहीं कर पाए। और हमने भी आपको कहा कि हमारे पास इस बात का जवाब नहीं है कि वो जो करते हैं वो कैसे करते हैं, और किसी के पास अभी तक नहीं। बागेश्वर बाबा जिस तरह से लोगों की पर्ची बनाते हैं, निकालते हैं, लोगों के मन में जो चीज है वो बात जान लेते हैं, समझ लेते हैं, ये अभी तक लोगों को समझ में नहीं आया कि होता कैसे। बागेश्वर बाबा से जुड़े कई सवालों के जवाब तो सार्वजनिक है, लेकिन इस बात का आज तक जवाब नहीं मिला कि बागेश्वर बाबा ये सब करते कैसे। क्योंकि लोग आज भी यही चर्चा करते हैं कि बागेश्वर बाबा पर्चे में सब कुछ सही सही लिख कैसे देते हैं, बागेश्वर बाबा भभूत से कैसे मरीजों को ठीक कर देते हैं, क्या बागेश्वर बाबा के पास तंत्र मंत्र की कोई शक्ति है, क्या बागेश्वर बाबा ने तपस्या से कोई सिद्धि हासिल की है, क्या ये चीजें होती भी हैं, नहीं होती हैं, सिर्फ अंधविश्वास है क्या। आज इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और ये जवाब आपको खुद बागेश्वर बाबा देंगे कि उनकी जो ताकत है जिसका वो दावा करते हैं उसका राज क्या है, किसके दम पर पूरी दुनिया को जीतने निकले पड़े, हिंदुओं को एक करने निकले पड़े, किसके कहने पर बागेश्वर बाबा पर्चे में सब कुछ सही सही लिख देते हैं। आज इसकी पूरी डिटेल बागेश्वर बाबा आपको खुद बताएंगे। बागेश्वर बाबा जितनी बेबाकी से और बिना डरे अपनी बात कहते हैं, उसके पीछे भी वही ताकत है जिसके दम पर बागेश्वर बाबा लोगों का पर्चा खोलते हैं। बागेश्वर बाबा को कहां से ताकत मिलती है और वो कैसे इतने सारे काम कर लेते हैं, इसका जवाब खुद बागेश्वर बाबा ने दिया। बागेश्वर बाबा ने अपनी ताकत और प्रेरणा का सोर्स पहली बार दुनिया को बताया, दिखाया। बागेश्वर बाबा जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे हनुमान जी हैं, ये तो वो कई बार कहते हैं। लेकिन उनकी कौन सी मूर्ति बागेश्वर बाबा हमेशा अपने साथ रखते हैं, वो पहली बार उन्होंने दुनिया को दिखाई। बागेश्वर बाबा ने पहली बार हनुमान जी की ये मूर्ति, देखिए ये मूर्ति दुनिया को दिखाई। ये हनुमान जी की छोटी सी काले रंग की मूर्ति है और बागेश्वर बाबा का दावा है कि इन्हीं की प्रेरणा से बागेश्वर बाबा सारे काम कर लेते हैं। बागेश्वर बाबा हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन कराते हुए कहते हैं कि इनके दर्शन बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। यानी बागेश्वर बाबा ने पहली बार वो हनुमान जी की मूर्ति दिखाई जिन्हें वो अपने झोले में लेकर चलते हैं, और उन्होंने दावा किया कि यही हनुमान जी उन्हें सब बताते हैं। बागेश्वर बाबा ने यह भी खुलासा किया कि हनुमान जी की इसी मूर्ति की वजह से वो लोगों का पर्चा खोल पाते हैं। जो कुछ कराते हैं वो हनुमान जी कराते हैं, ये उन्होंने दावा किया। हनुमान जी की कृपा से ही वो लोगों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं।